Welcome students. So in the previous video of gravitation, I have discussed Newton's law of gravitation, value of gravitational constant, acceleration due to gravity, equations of motion during free fall and the difference between mass and weight. And in this video, I am going to discuss Kepler's law of planetary motion and variation of acceleration due to gravity with height and distance. So सबसे पहले डिस्कस करते हैं केपलर्स का प्लानिटरी मोशन के जो लॉज उसने दिए थे। देखिए, जो केपलर थे वो 16th सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी के एक एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने प्लैनेट्स के मोशन से रिलेटेड 3 लॉज दिए थे कि जब भी कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो ये 3 लॉज हैं जो गवर्न करेंगे उसके मोशन को। सो द फर्स्ट लॉ इज, यू कैन सी, द प्लैनेट्स move in elliptical orbit around the sun with the sun at one of the 2 foci of the elliptical orbit। तो केपलर ने जो पहला लॉ दिया था उसमें बोला था कि जो प्लैनेट्स का मोशन होगा सन के अराउंड वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा। तो जनरली आप यही सोचते होंगे कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, यानी जो प्लैनेट्स का मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। लेकिन केपलर ने अपने पहले लॉ में क्या बोला था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्स आपको पता ही है, एक ओवल शेप होती है, यानी कि जो अंडाकार, अगर आप हिंदी में बोलो तो अंडाकार जो आकार होता है, ठीक है। सो द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी जो प्लैनेट का जो पाथ होता है, जिस पाथ पे या जिस ऑर्बिट में प्लैनेट मूव करता है सन के अराउंड, वो आपका एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। अब आप सभी को डिफरेंस पता है कि सर्कल और इलिप्स में क्या डिफरेंस होता है। सर्कल में आपका एक सेंटर होता है, सो मैं आपको बता देता हूँ। सर्कल में एक आपका सेंटर होता है और इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म होता है। सो मैं आपको थोड़ा क्लियर बना के दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सर्कल है और ये एक सेंटर हो गया इसका। सो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट होते हैं एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, सर्कल में सारे डिस्टेंस आपके सेम होते हैं और इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रेडियस। लेकिन जो हमारा इलिप्स होता है, इलिप्स में हमारे 2 फोकाई होते हैं। यू कैन सी इन दिस फिगर कि एक तो जहाँ पे आपका सन आपको दिखाई दे रहा है और एक दूसरा पॉइंट। सो इलिप्स एक ऐसी ज्योमेट्री होती है जिसमें आपके यहाँ पे 2 फोकस होते हैं जिनको हम फोकाई कहते हैं। सिंगुलर वर्ड जो होता है वो आपका फोकस होता है और जो प्लूरल होता है वो आपका फोकाई होता है। तो इलिप्स में आपका एक तो ये आपका फोकस हो गया F1, एक ये आपका फोकस हो गया विच इज कॉल्ड F2। तो इन दोनों को मिला के हम फोकाई कह देते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड इलिप्स। तो सर्कल में आपका एक सेंटर होता है और उसी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे आपके सारे पॉइंट्स होते हैं और ये जो इक्वल डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड रेडियस। लेकिन जो इलिप्स होता है, इलिप्स में आपका कोई कॉमन सेंटर नहीं होता। इलिप्स में आपके 2 पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम इलिप्स के फोकाई कहते हैं। वन इज द F1, अदर इज द F2। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस फोकस से, अगर आप मान के चलिए F1 से सर्कमफ्रेंस मतलब इसकी बाउंड्री पे कोई डिस्टेंस नापते हो तो वो आपके अनइक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका जैसे F1 हो गया, तो F1 से अगर आप ये डिस्टेंस देखेंगे या F1 से आप ये डिस्टेंस देखेंगे तो ये सारे के सारे जो डिस्टेंस होंगे ये आपके यहाँ पे डिफरेंट होंगे, यानी अनइक्वल डिस्टेंस होंगे। ओके, इसी तरीके से अगर आप F2 से डिस्टेंस मेजर करोगे, सो दिस इज योर F2 सेकंड फोकस। सो अगर आप F2 से इसके बाउंड्री पे डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये डिस्टेंस भी आपके क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। सो दिस इज द फोकाई ऑफ द इलिप्स। सो पहला केपलर का लॉ यही होता है कि जब भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के अराउंड तो वो स्फेरिकल या मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करता है, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। एंड द सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई, यानी कि जो आपका सन होगा वो किसी भी एक आपके फोकाई पे सिचुएटेड होगा और जो प्लैनेट होगा वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। सो दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ। ओके, सो चलिए अब सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। सो केपलर का जो सेकंड लॉ है वो ये बोलता है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जब भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, सो यू कैन सी ये जो प्लैनेट है स्टार्टिंग में वो इस पोजीशन में है और फिर ये प्लैनेट जब रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ टाइम बाद वो इस पोजीशन में पहुंच जाता है और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो इस पोजीशन में पहुंच जाता है। ओके, सो लेट अस टेक दिस इज द लाइन। सो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। सो दिस इज द लाइन
विच जॉइंस प्लैनेट टू द सन। तो ये लाइन प्लैनेट को किससे ज्वाइन कर रही है, सन से ज्वाइन कर रही है। तो मान के चलिए कि कुछ टी टाइम बाद, सो आफ्टर टी टाइम द प्लैनेट मूव्स फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, यानी टी टाइम के बाद ये जो प्लैनेट होता है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन में पहुंच जाता है। सो अगेन आई एम ड्रॉइंग द लाइन विच जॉइंस द प्लैनेट टू द सन। तो अगर मैं अगेन एक लाइन ड्रॉ करूं जो प्लैनेट को सन से ज्वाइन करेगी, सो दिस इज द लाइन। तो केपलर का लॉ क्या बोलता है कि ये जो आपका एरिया होगा इस केस में, सो लेट अस नेम दिस एरिया। सो आप देख सकते हो कि दिस लाइन एंड दिस लाइन, द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस लाइन, लेट अस नेम दैट एरिया एज A1। तो मान के चलिए इन दोनों लाइंस के बीच जो आपका एरिया है, दोनों लाइंस और ये आपकी जो पेरीफेरी है, सो दोनों प्लैनेट्स के बीच आपकी जो आर्क है और ये जो दो लाइन है, इनके बीच आपका जो एरिया है, इस एरिया का हम कुछ नाम दे देते हैं। लेट अस टेक द नेम ऑफ दिस एरिया एज A1। सो ये आपका जो एरिया यहाँ पे A1 है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो प्लैनेट है उसी सेम टी टाइम में, यहाँ से यहाँ तक आपका आने में जो टाइम लगा था वो आपका टी टाइम लगा था। उसके बाद अगेन सेम टी टाइम में ये जो प्लैनेट है ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, यानी कि ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ रिवॉल्व करता हुआ पहुंच जाता है उसी सेम टी टाइम में। पहले भी प्लैनेट को यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगा था, अब दोबारा से मान के चलिए उस प्लैनेट को यहाँ से यहाँ तक आने में अगेन आपका कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे टी टाइम लग रहा है। और अगेन मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ विच जॉइंस द प्लैनेट टू द सन। तो आप देख सकते हो अगेन आपका ये जो एरिया एनक्लोज्ड होगा बिटवीन दीज टू लाइन्स एंड द आर्क, है ना, ये जो पेरीफेरी है या जो आर्क है। अब ये जो एरिया आपका ट्रेवल होगा, मतलब एरिया कवर होगा, लेट अस टेक दिस एरिया एज A2। अब हम इस एरिया का नाम A2 रखते हैं। तो केपलर का सेकंड लॉ कहता है कि जो आपका एरिया A1 होगा वही आपका एरिया A2 होगा, यानी कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन, सो दिस इज द लाइन विच जॉइन्स द प्लैनेट टू द सन, स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल टाइम में ये लाइन इक्वल एरिया ट्रैवल करेगी। यानी कि आप देख सकते हो स्टार्टिंग में प्लैनेट यहाँ था तो इस लाइन ने टी टाइम में इतना एरिया कवर किया है। कितना एरिया, स्टार्टिंग में लाइन यहाँ पे थी, टी टाइम के बाद ये लाइन यहाँ पहुंच गई। सो दिस इज द एरिया, सो दिस इज द एरिया कवर्ड बाय दिस लाइन इन टी टाइम। और उसके बाद अगले फिर सेम टी टाइम में, अगले सेम टी टाइम में इस लाइन ने कितना एरिया कवर किया, लेट अस टेक दिस एरिया A2। सो केपलर का सेकंड लॉ कहता है दीज टू एरिया शुड बी इक्वल, यानी A1 इक्वल्स टू A2। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए कुछ टाइम बाद ये जो प्लैनेट है ये यहाँ पहुंच जाता है इस पोजीशन में। अगेन मान के चलिए कुछ टाइम जो लगा है वो टी टाइम है। अगेन लेट अस टेक द टाइम एज T। पहले भी प्लैनेट को यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगा था, फिर प्लैनेट को यहाँ से यहाँ आने में टी टाइम लगाए, फिर मान के चलिए प्लैनेट को यहाँ से यहाँ आने में अगेन कितना टाइम लगाए, लेट अस टेक अगेन टी टाइम लगाए। उसके बाद अगेन द लाइन विच जॉइंस द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया, यानी अब ये वाला जो आपका एरिया होगा नाउ दिस एरिया दैट शुड इक्वल टू A2 and A1, यानी A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3। सो दिस इज केपलर सेकंड लॉ, यानी कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझा देता हूं, देखिए इस लॉ का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जब भी प्लैनेट सन से दूर होता है, सो यू कैन टेक दिस पोजीशन, है ना, एट दिस पोजीशन द प्लैनेट इज फार अवे फ्रॉम द सन। आप देख सकते हो कि जब सन इस पोजीशन पे है, मैं मान के चलो इस पोजीशन का नाम A1 रख देता हूं, या लेट अस टेक दिस पोजीशन एज P1। तो ये पोजीशन प्लैनेट की P1 है, ये पोजीशन प्लैनेट की P2 है और ये पोजीशन प्लैनेट की P3 है। तो जब आपका प्लैनेट P1 पोजीशन पे होता है तो उसका सन से जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा है। फिर आप देख सकते हो जब प्लैनेट P2 पोजीशन पे तो उसका डिस्टेंस सन से कम है, और जब P3 पे तो और कम है, और अगर आपका प्लैनेट इस पोजीशन पे आ जाता तो आपका डिस्टेंस और कम हो जाता। ओके, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि जब प्लैनेट सन से दूर होता है, तो यहाँ जो उसकी स्पीड होती है वो आपकी स्लो होती है। व्हेन द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट अ लार्जर डिस्टेंस देन द स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज स्लो, बट व्हेन द प्लैनेट इज near the sun then the speed of the planet या velocity of the planet is fast। यानी जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो उस समय जो उसकी वेलोसिटी होती है वो स्लो होती है, लेकिन जैसे ही आपका प्लैनेट सन के पास पहुंच जाता है तो यहाँ उसकी जो वेलोसिटी होती है, जो उसकी स्पीड होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर ऐसा होगा तभी आपके एरियाज इक्वल होंगे। आप सोच सकते हो, आप इस चीज़ को नॉर्मली सोच सकते हो कि जब ये प्लैनेट यहाँ था, जब ये प्लैनेट इस ओरिएंटेशन पे था, स्टार्टिंग में इस ओरिएंटेशन में, और जब ये यहाँ से मान के चलिए यहाँ पे पहुँचा,
इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे पहुंचा, तो आपका जो एरिया है वो दिस मच एरिया है, लेट अस टेक दिस मच एरिया, और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा है, स्मॉल टी टाइम लगा है, ठीक है। उसके बाद यही प्लैनेट मान के चलिए इस पोजीशन पे है, यू कैन सी दिस पोजीशन, और फिर ये सेम टी टाइम में इस पोजीशन से इस पोजीशन में चला गया, ओके। अगेन इन द सेम टी टाइम द प्लैनेट रीचेस फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर ये एरिया और ये जो आपका सेकंड एरिया है, दूसरा एरिया, ये दूसरा वाला एरिया, अगर इन दोनों एरियाज को इक्वल होना है तो एक ही कंडीशन है कि ये जो आपका प्लैनेट है उसको यहां से यहां स्लो जाना होगा, और ये जो प्लैनेट है उसको यहां से यहां तेजी से जाना होगा, तभी आपके दोनों एरिया सेम होंगे। क्योंकि जो डिस्टेंस है, ये दो डिस्टेंस है, ये आपके लार्ज है, लेकिन ये जो दो डिस्टेंस है ये आपके यहाँ पे कम है। अगर ये दो डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे प्लैनेट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये एरिया थोड़ा सिग्निफिकेंट आ जाए, और क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो एरिया भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपका ज़्यादा डिस्टेंस है तो आर्क और इन दोनों लाइंस के बीच में एरिया भी आपका ज़्यादा कवर होगा, और यहाँ पे आपका जो ये डिस्टेंस है ये आपका कम है। अगर ये आपका डिस्टेंस कम है तो नॉर्मल सी बात है, आर्क और इन दोनों लाइंस के बीच में एरिया आपका क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स जब भी प्लैनेट सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, और जब प्लैनेट सन के पास होता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो इनडायरेक्टली केपलर का सेकंड लॉ यही कहता है, और नॉर्मली सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या है कि जो आपका प्लैनेट है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, यानी कि जितना एरिया यहाँ पे कवर होगा, लेट अस टेक दिस एरिया इज A1 और दिस एरिया एज A2, तो इसका मतलब केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है, A1 शुड बी इक्वल्स टू A2, यानी दोनों एरिया आपके क्या होंगे, सेम होंगे। सो अब डिस्कस करते हैं केपलर्स के थर्ड लॉ को। तो केपलर का देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सन से जो प्लैनेट का डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है। अगर मैं ये जो डिस्टेंस है इसका मीन लेता हूं, मीन मतलब आप देख सकते हो पहले जो प्लैनेट था वो इस पोजीशन पे था, तो डिस्टेंस आपका कुछ हो गया, मान के चलिए कुछ L1 हो गया। उसके बाद आफ्टर सम टाइम्स द प्लैनेट रीचेस एट दिस पोजीशन, कुछ टाइम बाद प्लैनेट इस जगह पे आ जाएगा। सो लेट अस टेक दिस डिस्टेंस, सो मैं इसको थोड़ा सही से बना देता हूँ। कुछ टाइम बाद प्लैनेट इस जगह पे आ जाएगा, तो ये जो आपका डिस्टेंस है, लेट अस टेक दिस एज L2। आफ्टर सम टाइम्स द प्लैनेट रीचेस एट दिस पोजीशन एंड नाउ लेट अस टेक दिस डिस्टेंस एज L3। देन प्लैनेट आपका यहाँ जाएगा तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा L4, फिर प्लैनेट आपका यहाँ जाएगा तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा L5। तो आप देख सकते हो ऑल दिस डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल, L1 इज लार्ज, L2 इज स्मॉल, L3 इज स्टिल स्मॉल, है ना। यानी कि क्योंकि ये जो डिस्टेंस है प्लैनेट का सन से, जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंस है। यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ और कम, यहाँ सबसे कम, फिर यहाँ बढ़ रहा है अगेन। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस का मीन लेना होगा। अब आपको पता है मीन कैसे लेते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा ही होगा। आपका जो डिस्टेंस है L1, सो जो भी आपका डिस्टेंस है L1 उसमें आप प्लस कर दोगे क्या, L2, देन आप प्लस कर दोगे L3, देन आप प्लस कर दोगे L4 प्लस L5। लेट अस टेक 5 डिस्टेंस में ले रहा हूँ एंड डिवाइड दिस बाय 5, सो यू गेट द मीन डिस्टेंस। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, मीन डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, ये जो आपका मीन डिस्टेंस आया है, सो लेट अस टेक दिस एज, इस डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे इसका एक नाम ले लेते हैं और इस नाम को हम R रख देते हैं। लेट अस टेक दिस डिस्टेंस एज R, ओके। सो इफ वी टेक द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, अगर मैं इस मीन डिस्टेंस का क्यूब लेता हूं विच इज R क्यूब, ओके, सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जब एक प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है। देखिए स्टार्टिंग में हमारा जो प्लैनेट है वो इस पोजीशन पे है, और जैसे ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, एक पूरा चक्कर काटेगा, सो दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, एक पूरा चक्कर काटने में जितना टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो केपलर का थर्ड लॉ यही बोलता है कि अगर हम क्यूब ले मीन डिस्टेंस का प्लैनेट का सन से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, वेयर टी इज योर टाइम पीरियड। तो मैं लिख देता हूं, जो यहाँ पे हमारा कैपिटल टी है, यहाँ पे हमारा जो कैपिटल टी है दैट इज द टाइम पीरियड। इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, कैपिटल टी इज अवर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज द
टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन फुल रिवोल्यूशन, है ना, एक पूरा चक्कर काटने में जितना टाइम लगता है। और यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज योर मीन डिस्टेंस, स्मॉल आर योर मीन डिस्टेंस। सो ये आपका केपलर का थर्ड लॉ होता है, यानी कि जो आपका आर क्यूब होगा, सो केपलर थर्ड लॉ इज बेसिकली आर क्यूब इज प्रपोर्शनल टू टी स्क्वायर। एंड यू नो व्हेन द proportionality sign so when the proportionality sign removes, then a constant comes, and let us take that constant as hum k, so r cube is equal to kt square. Okay, so this constant will comes equals to r cube by t square. So this is your Kepler's third law of motion. ठीक है, अब देखिए ये जो आपका मीन डिस्टेंस है इसको मैंने नाम आर दिया था, और ये जो आपका टाइम पीरियड है ये आपका क्या था, यहाँ पे कैपिटल टी, मतलब प्लैनेट आपका शुरू में यहाँ पे था। सो द प्लैनेट इज एट दिस पोजीशन स्टार्टिंग में, और एक पूरा चक्कर काटने के बाद आपका प्लैनेट यहाँ पहुँच गया, तो उसमें जो टाइम लगा था आपका वो टी था। और ये जो आपका मीन डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस क्या है, मैंने आपको बताया था प्लैनेट का जो सन से डिस्टेंस है, क्योंकि ये लगातार चेंज हो रहा है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका एवरेज ले लेंगे या मीन ले लेंगे, एंड दैट इज योर आर। तो जो आर क्यूब है दैट इज प्रपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज योर केपलर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, केपलर ने जो 3 लॉज दिए थे इनके पीछे कोई थ्योरी नहीं दी थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है, कुछ समय बाद न्यूटन आए और न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशन का लॉ दिया। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, केपलर्स के थर्ड लॉ से ही न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशन का लॉ दिया, यानी केपलर का जो थर्ड लॉ था उसी का यूज करके न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया था। क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जो ग्रेविटेशन फोर्स है एफ, आप सभी ने पढ़ा है, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स पढ़ा है एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो न्यूटन्स का जो लॉ है वहाँ पे आपका क्या आता है, आर स्क्वायर आता है, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो न्यूटन ने ये जो ग्रेविटेशन का लॉ है ये केपलर के थर्ड लॉ से ही डिडक्ट किया है, वहाँ से ही निकाला है। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट केपलर्स 3 लॉ ऑफ मोशन। सो केपलर जो एक एस्ट्रोनॉमर थे 16th सेंचुरी के, उन्होंने प्लैनेट्स के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए अपने 3 लॉज दिए, विच इज द केपलर्स 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो आई थिंक आपको तीनों लॉज क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट एंड डेप्थ। तो देखिए कई बार बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, यानी कि जो स्मॉल जी होता है, ये क्या फिक्स होता है, यानी कि अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, फॉर मान के चलिए ये हमारा अर्थ है, सो अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं स्पेस की तरफ, तो क्या जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, या फिर अगर हम अर्थ के अंदर हम जाते हैं इनसाइड द सरफेस सेंटर की तरफ, तो क्या जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो कई बार बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, तो चलिए उसी को देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाइट के साथ या डेप्थ के साथ कैसे वेरी करती है, यानी कि जो स्मॉल जी है क्या वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, या फिर उसकी वैल्यू चेंज होगी हाइट पे जाने से और डेप्थ में जाने से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट, यानी अगर हम अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन हाइट की तरफ जाते हैं तो जी जो होता है वो कैसे वेरी करता है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायग्राम में, सो दिस इज अवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के रेडियस को हम ले लेते हैं कैपिटल आर। सो लेट कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, और मान के चलिए ये एक पॉइंट है जो एक सर्टेन हाइट पे है अर्थ के सरफेस से। सो यू कैन सी दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये एक पॉइंट ले लिया मैंने एक सर्टेन हाइट पे, एंड लेट टेक दिस हाइट एज स्मॉल एच। तो इस हाइट को स्मॉल एच ले लेते हैं, ये आपका रेडियस हो गया। तो अगर हम बात करें अर्थ के सेंटर से, तो अर्थ के सेंटर से ये जो आपका पूरा डिस्टेंस हो गया, सो दिस डिस्टेंस इज आर प्लस कैपिटल एच। तो अर्थ के सरफेस से ये जो आपका डिस्टेंस हो गया ये आपका r प्लस कैपिटल एच हो गया, लेकिन सरफेस से ये हमारा जो पॉइंट है अर्थ के सरफेस से ये h हाइट पे है, एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो r हमारा यहाँ पे क्या है, r इज अवर रेडियस, r हमारा अर्थ का क्या है, रेडियस। सो रेडियस ऑफ अर्थ, ये मैं लिख देता हूँ, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखिए ये जो आपका सरफेस है, सो एट सरफेस, एक बार मैं इस डिस्टेंस को यहाँ पे मिटा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ कि ये हमारा r प्लस एच है, r प्लस एच। सो दिस इज अवर r प्लस एच। सो आप देख सकते हो कि
ये जो हमारा सरफेस है, सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि एट सरफेस, सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, स्मॉल जी होता है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर. So this is your acceleration due to gravity on the surface and let us take this as equation number 1. मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं at surface. So अगर हम अर्थ के सरफेस पे acceleration due to gravity निकालें तो उसका जो फॉर्मूला होता है that is equals to small g equals to capital G which is your gravitational constant, m is the mass of earth and r is the radius of earth. So small g is equal to capital G m divided by आर स्क्वायर. लेकिन हमें इस पॉइंट पे देखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा. सो यहाँ पे लेट अस नेम इट एज जी डैश. तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमें नहीं पता वो कितनी होगी. सो लेट अस नेम इट एज जी डैश. तो मान के चलिए हम उसका नाम जी डैश रख देते हैं और जो जी डैश का फॉर्मूला होगा आप देख सकते हो. सो जी डैश इक्वल्स टू कैपिटल जी, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट होता है, एम इज द मास ऑफ अर्थ, ये भी चेंज नहीं होगा. लेकिन हाँ, इस पॉइंट का जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है वो आपका इंक्रीज हो गया. कितना हो गया? यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक एच है, तो ये टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? आर प्लस एच. ठीक है, तो मैं अभी लिख देता हूं. सो दिस डिस्टेंस इज आर प्लस एच और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? होल स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. सो लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 2. और ये कहां पे निकाल रहे हैं हम? एट ए पॉइंट. जी डैश हमारा कहां है? जी डैश इज एट ए पॉइंट which is at a distance h, which is at a distance h from the earth surface. तो आप समझ सकते हो कि ये जो पॉइंट है आपका, ये अर्थ के सरफेस से कितने डिस्टेंस पे? h डिस्टेंस पे है. सो इक्वेशन नंबर 1 and 2. ओके, सो ये मैं हटा देता हूँ, ये आपको समझ आ गया. वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी कि जो हमारा g है, हमारा g कहाँ पे? g हमारा सरफेस पे है. सो g इज ऑन द सरफेस और ये जो g डैश है ये आपका एक h हाइट पे, सरफेस से जो h हाइट पे हमने पॉइंट लिया है. सो g डैश इक्वल्स टू g कैपिटल M अपॉन में r प्लस कैपिटल H का होल स्क्वायर. नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम करेंगे डिवाइड. अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो लेट अस डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1. तो देखिए इक्वेशन 2 आपकी क्या थी? g डैश, और इक्वेशन 1 में क्या था आपका? g था. सो g डैश बाय g, और g डैश की वैल्यू क्या थी? g डैश था आपका gm अपॉन में r प्लस एच का होल स्क्वायर, और आपका g क्या था? gm अपॉन में आपका r स्क्वायर. सो यहाँ देखिए आपका gm से gm कट गया, ये r स्क्वायर नीचे से ऊपर चला जाएगा. सो क्या आ गया यहाँ पे आपका? g डैश अपॉन g डेट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर. या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, g डैश बाय g इक्वल्स टू, ये स्क्वायर को आप एक साथ लिख लो, ये हो जाएगा आपका r डिवाइड बाय r प्लस एच इसका होल स्क्वायर. अभी g को आप दूसरी तरफ लेके आ जाइए, तो यहाँ से आपका रिलेशन आएगा g डैश इक्वल्स टू g r डिवाइड बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर. ओके, सो ये आपका फॉर्मूला बन गया वेरिएशन ऑफ g विद हाइट. तो h के साथ जो g होगा वो कैसे वेरी करेगा? बाय यूजिंग दिस रिलेशन g डैश इक्वल्स टू g r डिवाइड बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर. सो देखिए इस फॉर्मूले को आप तब यूज करोगे जब आपका जो रेडियस होगा अर्थ का और जो हाइट होगी वो आपकी कंपेरेबल होगी. दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं. You can use this formula only when the radius of earth and the height of that point from the surface of earth are comparable. जैसे ही मैं आपको समझा देता हूं, मैं बाकी सब चीज मिटा देता हूं, आप कर सकते हो. सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं. यहाँ पे दो इक्वेशंस को बस डिवाइड किया है, फिर उनको अरेंज किया है और कुछ नहीं किया है. देखिए ये जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन के आया है g डैश इक्वल्स टू g, ये जो आपका फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला यू कैन यूज ओनली, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला when r and h are comparable, when r and h are comparable, यानी जब r और h कंपेरेबल हो. कंपेरेबल मतलब क्या हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया जो अर्थ का रेडियस होता है वो आपका 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर होता है. तो आपका जो h है, मान के चलिए ये आपका 3500 इतने किलोमीटर हो गया. यानी जो r है जो h है वो थाउजेंड्स में है दोनों, यानी दे आर कंपेरेबल. आप इनको कंपेयर कर सकते हो. लेकिन मान के चलिए आपका r तो 6400 है, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं 16 किलोमीटर ऊपर या 20 किलोमीटर ऊपर अर्थ के सरफेस पे जाके अगर मैं g डैश देखूं तो यहाँ पे r और h कंपेरेबल नहीं है. यहाँ तो आपका r काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया ना h से.
आर तो आपका 6400 है, एच आपका 16 है, तो 6400 और 16 में तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया। लेकिन हम इस फॉर्मूले को कब यूज़ करेंगे, हम इस फॉर्मूले को तब यूज़ करेंगे जब आपके आर और एच दोनों आपके कंपेरेबल हो, यानी दोनों लगभग सेम से हो। ओके, सो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जब हमारे आर और एच कंपेरेबल ना हो तब हम किस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको समझाता हूँ। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर मैं इसको दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था, दैट फॉर्मूला इज जी डैश इक्वल्स टू जी आर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था और मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब आर और एच हमारे कंपेरेबल हो। लेकिन अब इसी को मैं मॉडिफाई करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा एक और फॉर्मूला जो हम तब यूज़ करेंगे जब आर और एच कंपेरेबल ना हो। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब हम यहाँ क्या काम करते हैं, अब हम इसमें इस फॉर्म में लिख देते हैं इसको, जी डैश इक्वल्स टू जी। ये देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर में आप इस फ्रैक्शन को देखिए, इस फ्रैक्शन को, यहाँ पे न्यूमिनेटर में ऊपर तो आर है, डिनोमिनेटर में आर प्लस एच है। अब मैं इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, यानी मैं आर प्लस एच को ऊपर कर देता हूँ और आर को नीचे कर देता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, जस्ट वी हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन एट द पावर। ये जो आपकी पावर है, अगर आप इस पावर का इन्वर्स ले लेते हो तो आप इस फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आपको किसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को चेंज करना है, ऊपर नीचे करना है, तो जस्ट आपको उसकी पावर नेगेटिव में कर देनी है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आप इसकी पावर -2 कर दो। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप, जी डैश इक्वल्स टू जी। अब देखिए यहाँ पे आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एच अपॉन आर अलग से लिख दो। भाई ये जो आर है दोनों के नीचे है ना, डिनोमिनेटर में है, यानी इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। सो नाउ लेट अस राइट एज 1 प्लस एच अपॉन आर इसकी पावर -2। अब आप सभी ने, आप क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम आप पढ़ रहे हो, तो मैथमेटिक्स में आप सभी ने बाइनोमियल एक चैप्टर पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम। उसका एक हम छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखिए एक फॉर्मूला है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का, 1 प्लस डेल्टा एक्स की पावर n जो होती है वो आपकी हो जाती है 1 माइनस n डेल्टा एक्स। मतलब अगर आपके पास कोई इस फॉर्म में बने, अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो जहाँ पे जो आपका डेल्टा एक्स हो, यहाँ आपका जो डेल्टा एक्स है ये काफ़ी स्मॉल है, हेयर अवर डेल्टा एक्स इज स्मॉल, हमारा डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है, काफ़ी स्मॉल है। सो अगर आपका डेल्टा एक्स काफ़ी स्मॉल होगा और 1 प्लस होगा, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी फॉर्म आपको दिख जाए जहाँ पे 1 प्लस कोई डेल्टा एक्स हो, जहाँ पे डेल्टा एक्स आपका काफ़ी स्मॉल हो और इस पूरे की पावर कुछ एन हो, तो आप इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हो, जहाँ पे आप पावर को सीधा डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका यहाँ पे जो साइन होगा, मतलब साइन प्लस ही रहेगा। एक मिनट में इसको जस्ट आपकी पावर आगे आ जाएगी। ओके, सो 1 प्लस डेल्टा एक्स की पावर जो n होता है वो होता है 1 प्लस n डेल्टा एक्स। साइन चेंज नहीं होगा, जस्ट आपकी जो पावर है वो सीधा डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, गलती नहीं करनी है। आपकी जो पावर होगी एक्सपेंशन के बाद वो सीधा डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन आपका सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, यू हैव टू यूज दिस एक्सपेंशन व्हेन योर डेल्टा एक्स इज स्मॉल एंड 1 इज प्रेजेंट हेयर, यानी 1 प्लस डेल्टा एक्स अगर ये फॉर्म है और कुछ पावर है तो आप इस एक्सपेंशन को यूज करोगे, जहां पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 1 प्लस डेल्टा एक्स की जो भी पावर है उसको डेल्टा एक्स के सामने आगे मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ अप्लाइंग दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन टू दिस, ठीक है। अब हम इसमें इसको यूज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे जी डैश, सो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे जी डैश इक्वल्स टू जी ब्रैकेट 1। अब पावर कितनी है आप देख सकते हो, -2, ये सामने आ जाएगा 1 माइनस 2 एच बाय आर। सो जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। सो देखो ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। सो ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका कब यूज करना है, आपको ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब आपका जो r होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा h से, व्हेन द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ वेरी वेरी लार्ज कंपेरेबल टू दैट पर्टिकुलर हाइट, है ना। जब h से r काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा उस समय आपको ये वाला रिलेशन यूज़ करना है। और पहले वाला रिलेशन आपको कब यूज़ करना है, पहले वाला रिलेशन आपको तब यूज़ करना है व्हेन h एंड r आर कंपेरेबल, ठीक है। जब r और h कंपेरेबल होंगे, यानी जैसे आपका r हो गया 6400, आपका h हो गया आपका यहाँ पे 6500 या फिर 6000 या फिर 3000 या 4000, यानी दोनों 1000 हो,
है ना, दोनों कंपेरेबल हो, दोनों एक जैसे हो। लेकिन अगर आपका R काफ़ी ज़्यादा है, H काफ़ी कम है, जैसे आपने H ले लिया 100 या H ले लिया 50 या ले लिया 150 या 200, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और इस फॉर्मूले का यूज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे डेल्टा एक्स है वो काफ़ी स्मॉल होना चाहिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है आपका 2h/r, ये काफ़ी स्मॉल है, क्योंकि जो r है वो आपका नीचे है डिनोमिनेटर में, विच इज 6400, और आपका जो h है मान के चलिए वो बहुत ही कम है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो बहुत एक छोटा नंबर आएगा। यू कैन थिंक अबाउट दिस, आप सोच सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जी के दो फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला, अब मैं आपको दोनों फॉर्मूले एक बार लिख के बता देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको समझ आ गया ये मैथमेटिक्स, आपको करना क्या है, सिंपल मैथमेटिक्स है, जस्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन का मैंने यूज़ करा है, एक छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को मैं आपको लिख देता हूँ। सो ये आपका जो फॉर्मूला है ये आपको कब यूज़ करना है, जब r h से काफ़ी बड़ा हो। और जो शुरू में फॉर्मूला आया था g डैश इक्वल्स टू जी डैश इक्वल्स टू जी r डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, एक आपका ये फॉर्मूला था जो शुरू में निकाला था। ये आपको कब यूज़ करना है, व्हेन r एंड h आर कंपेरेबल, जब आपके r और h जो होंगे वो आपके क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे, ये आपको तब यूज़ करना है। ओके, सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद हाइट। अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ, अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद डेप्थ, यानी अगर हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो हमारा जी कैसे वेरी करेगा। चलिए अब हम उसको देखते हैं। तो मान के चलिए ये आपका अर्थ का सेंटर है, सो दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, और ये आपका अर्थ का सरफेस है। तो अर्थ के सरफेस से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो आपको पता है कैपिटल R होता है। और मान के चलिए अर्थ के सरफेस से d डिस्टेंस अंदर, यानी ये जो आपका डिस्टेंस है, लेट अस टेक दिस है स्मॉल d, ये आपका स्मॉल d हो गया। यानी अर्थ के सरफेस से, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, सो दिस इज योर स्मॉल d, यानी अर्थ के सरफेस से d डिस्टेंस नीचे हम एक पॉइंट ले रहे हैं जहां पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखना है कि कितनी होगी, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि अगर आपका ये पूरा डिस्टेंस कैपिटल R है विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये डिस्टेंस आपका सरफेस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सरफेस से, ये आपका स्मॉल d है, तो बचा हुआ जो आपका डिस्टेंस होगा, यानी कि ये जो आपका बचा हुआ डिस्टेंस होगा, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, r माइनस डी। सो ये आपका जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा, सो दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू r माइनस स्मॉल d, ये आपका r माइनस स्मॉल d हो जाएगा। ओके, अगर ये आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा साइड में बता देता हूँ आपको लिख के, दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू r माइनस डी, ये आपका r माइनस डी हो जाएगा। कौन सा डिस्टेंस, ये अंदर वाला डिस्टेंस। अब देखिए, अब आपको पता है कि जब हम सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है g इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई r स्क्वायर। जब हम सरफेस पे कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है एट ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल d फ्रॉम द सरफेस, यानी सरफेस से स्मॉल d डिस्टेंस नीचे एक हमें पॉइंट लेना है और वहां पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करना है। तो मान के चलिए इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपकी g डैश हो गई, कैपिटल G तो कांस्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पे हमें मास को m नहीं लेना है, लेट अस टेक इट एज m डैश एंड डिवाइड बाय आपका जो डिस्टेंस है, पहले डिस्टेंस कितना लिया था आपने, पहले डिस्टेंस कैपिटल R लिया था, लेकिन अब यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्टेंस जो सेंटर से होगा वो आपका इतना ही होगा, ना कि पूरा R होगा। आप देख सकते हो जिस पॉइंट पे मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है वो पॉइंट अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, R माइनस डी डिस्टेंस पे है। क्यों, क्योंकि पूरा डिस्टेंस तो आपका कैपिटल R है और यहां से यहां तक आपका स्मॉल d है, तो बचा हुआ कितना होगा, r माइनस स्मॉल d। सो इसका मतलब इस फॉर्मूले में अब आपको यहाँ पे r की जगह क्या डालना है, इस फॉर्मूले में आपको यहाँ पे डालना है r माइनस स्मॉल d, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो आपने m लिया है, यहाँ पे आपने m डैश क्यों ले लिया, तो देखिए अब हम इसको समझते हैं कि मैंने m डैश क्यों लिया। देखिए जिस पॉइंट पे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट कर रहे हो, ये जो पॉइंट है अब ये अर्थ के सरफेस पे नहीं है, अब ये अंदर की तरफ है, यानी कि अब ये जो पॉइंट है आपका, ये मान के चलिए इस वाले स्फीयर के सरफेस पे है। यानी जब आपने इस पॉइंट को अंदर लिया तो अब इस पॉइंट पे जो फोर्स लगा रहा है वो ओनली अंदर वाला स्फीयर लगा रहा है, इनर स्फीयर लगा रहा है। लेकिन जब आप अर्थ के सरफेस पे पॉइंट को लेते हो तो उस समय जो उस पॉइंट पे फोर्स लगता है वो पूरे अर्थ की वजह से लगता है, तो इसीलिए उस टाइम आप अर्थ का मास कैपिटल M पूरा कंसिडर करते हो। लेकिन अब आपका जो पॉइंट है वो आपका
इस वाले सरफेस पे, यानी d डिस्टेंस नीचे है, और इस सरफेस पे अब जो फोर्स लगेगा वो आपका अंदर वाला स्फीयर लगाएगा, ना कि पूरा अर्थ लगाएगी। क्योंकि आपको पता है जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो मास पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी पॉइंट को अर्थ के सरफेस पे लेते हो तो वहां पे पूरी अर्थ का मास फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर आप किसी पॉइंट को अर्थ के अंदर लेते हो तो अर्थ के अंदर जब आप जाओगे तो उस पॉइंट पे खाली बचा हुआ मास ही फोर्स लगाएगा, ना कि पूरा मास फोर्स लगाएगा, क्योंकि वो जो आपका पॉइंट है वो अब आपका अंदर जा चुका है। यानी अब आप जो फोर्स कैलकुलेट करोगे वो इस पॉइंट पे करोगे, तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो मास लेना होगा वो ओनली इसी स्फीयर का मास लेना होगा, और आपको जो वॉल्यूम कंसीडर करना होगा वो इतना ही वॉल्यूम कंसीडर करना होगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, डेट्स वाई। तो इसका मतलब ये जो इनर स्फीयर है, ये जो अंदर वाला स्फीयर है, इसका मास m डैश है, और जो पूरी अर्थ है इसका मास कैपिटल M है। ठीक है, सो m और m डैश में आपको डाउट अब क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात हम समझते हैं, m और m डैश के बीच का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो मैं एक बार ये मिटा देता हूं g डैश और g, इसको मैं बाद में भी लिख दूंगा। आप सोच सकते हो बहुत आसान चीज है, लेकिन अभी मुझे रिलेशन निकालना है m और m डैश का। किसका रिलेशन निकालना है? सबसे पहले मुझे यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन, तो मुझे रिलेशन निकालना है m एंड m डैश का। मुझे रिलेशन किस किस का निकालना है यहाँ पे? मुझे रिलेशन निकालना है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन m एंड m डैश, m और m डैश के बीच का मुझे यहाँ पे रिलेशन निकालना है। देखिए वो कैसे निकलेगा, अगर मैं पॉइंट को अर्थ के सरफेस पे लेता हूं या फिर मैं पॉइंट को अर्थ के सरफेस के अंदर लेता हूं तो उससे अर्थ की डेंसिटी में तो कोई चेंज आएगा नहीं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए आपके पास एक गिलास पानी है, ये आपके पास एक गिलास पानी है। अगर मैं आपसे कहूं आपके पास एक गिलास पानी है, इसकी डेंसिटी d है, तो चाहे आप उस पानी को कम कर लो, चाहे एक गिलास की जगह आप उसमें मान के चलिए आधे गिलास से भी कम आपने पानी ले लिया, उसकी भी डेंसिटी क्या रहेगी? आपकी d रहेगी। यानी जो डेंसिटी होती है वो चेंज नहीं होती, चाहे आप मास चेंज कर लो, वॉल्यूम चेंज कर लो, लेकिन डेंसिटी आपकी चेंज नहीं होती। ठीक है, चाहे आप एक पूरी टंकी का पानी ले लो, चाहे एक बाल्टी में पानी ले लो, चाहे ग्लास में पानी ले लो, पानी की डेंसिटी सेम रहेगी। इसी तरीके से अगर आप लोहा लेते हो, चाहे आप लोहे का एक छोटे सा टुकड़ा ले लो, चाहे एक लोहे की पूरी आप ब्लॉक ले लो, या बहुत बड़ा आप एक शीट ले लो, तो वो डेंसिटी सेम रहेगी। मतलब डेंसिटी जो होती है वो डिपेंड नहीं करती आपके मास पे या वॉल्यूम पे, क्योंकि वो उसका रेशियो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन डेंसिटी आपकी सेम रहेगी। मतलब डेंसिटी ओनली मास पे या ओनली वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। डेंसिटी मास और वॉल्यूम दोनों पे चेंज, मतलब दोनों पे डिपेंड करती है, ना कि एक पे डिपेंड करती है। इसीलिए जो डेंसिटी होगी अर्थ की वो आपकी नहीं चेंज होगी, चाहे आप अर्थ पूरी अर्थ को कंसिडर कर लो या चाहे आप ओनली अर्थ के अंदर किसी पॉइंट को कंसिडर कर लो, तो डेंसिटी जो रहेगी वो आपकी सेम रहेगी। ओके, सो जो डेंसिटी होता है, अगर मैं पूरे अर्थ की डेंसिटी निकालूं, मान के चलिए अगर मैं पूरे अर्थ की डेंसिटी निकालूं, कंप्लीट अर्थ की, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है। जो आपका डेंसिटी होता है वो आपका क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो अर्थ की डेंसिटी क्या होगी? अर्थ का मास कितना है? कैपिटल M। अर्थ का वॉल्यूम कितना हो गया? अर्थ का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। और अगर मैं अंदर वाले स्फीयर की डेंसिटी निकालूं, अगर मैं अंदर वाले स्फीयर की डेंसिटी निकालूं तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी? उसका मास कितना है आपका? m डैश, और उसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई। और रेडियस कितना होगा अंदर वाले का? मैंने आपको बताया था अंदर वाले का जो रेडियस है वो आपका r-d है। ये r यहाँ पे रेज हो गया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ओके, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये आपका r-d है। सो दिस डिस्टेंस इज r-d। इसका मतलब 4/3 पाई, यहाँ पे r की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे r की जगह आ जाएगा r-d, और इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। और डेंसिटी चेंज नहीं होती, इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया है। यानी जो डेंसिटी अर्थ की होगी वही डेंसिटी अंदर वाले स्फीयर की होगी, बिकॉज डेंसिटी जो होती है इट्स अ रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। वो ओनली मास या वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, वो उसका रेशियो होती है, वो दोनों पे डिपेंड करती है। ओके, इसलिए डेंसिटी आपकी सेम रहती है। अब आप यहाँ पे सिंपल है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया है। अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पे आपका। सो यू कैन सी यहाँ आपका बचेगा अब m डैश जो है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में आपका पाई, सॉरी पाई तो कैंसिल हो गया, नीचे यहाँ क्या बचा? यहाँ आपका बचा r-d का होल क्यूब। सो r-d का जो होल क्यूब है उसको आप यहाँ पे लेके मल्टीप्लाई कर दो m के साथ, बाकी टर्म तो कैंसिल हो गई है। और यहाँ क्या बचा आपका? r क्यूब। सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
मतलब m डैश जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये जो डिनोमिनेटर में इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सो m डैश इक्वल्स टू m इंटू आर माइनस डी क्यूब अपॉन में आर क्यूब। थोड़ा सा सोचो, बहुत ईजी है। तो यहाँ से जो आपका m डैश होगा, सो यहाँ से जो आपका m डैश होगा डेट इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में r माइनस डी का होल क्यूब, सो r माइनस डी का होल क्यूब और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका r क्यूब आ जाएगा। सो ये आपका m डैश और m का रिलेशन आ गया है। अगर आपका ये आ गया है तो चलिए, अब हमें पता था जो g डैश था, जो आपका g डैश था, g डैश क्या था आपका, g डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट, किस पॉइंट पे, विच इज एट ए डिस्टेंस d या विच इज एट ए डेप्थ d, जो d डेप्थ पे था, जो d गहराई में था अर्थ के सरफेस से, यानी अर्थ के सरफेस से d डिस्टेंस नीचे जो पॉइंट था उस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी वो क्या थी, g डैश इक्वल्स टू कैपिटल G। इस पॉइंट का जो, इस पॉइंट के लिए जो मास था वो अंदर वाले स्फीयर का था m डैश अपॉन इसका डिस्टेंस कितना था सेंटर से, r माइनस डी का होल क्यूब, यहाँ पे सॉरी होल स्क्वायर है ना, फॉर्मूले में स्क्वायर आता है ना, होल स्क्वायर, ओके। और g का फॉर्मूला आपको पता ही है, g का फॉर्मूला हमारा क्या है, g इक्वल्स टू gm डिवाइड बाय आपका r स्क्वायर जो सरफेस पे होता है। तो अब अगेन क्या करिए आप, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इनको डिवाइड कर दो आप, तो आपका यहाँ से g डैश अपॉन g क्या आ जाएगा, g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू g। अब देखिए, अब ये जब आप m डैश लिखोगे तो m डैश की जगह अब आपको ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, बस इसीलिए मैंने यहाँ पे m डैश को इन टर्म्स ऑफ m लिखा है। यानी कि अब जब मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूंगा, तो आपको ये जो m डैश दिखाई दे रहा है, इस m डैश की जगह आपको ये पूरी वैल्यू डालनी है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए, अब यहाँ पे जब मैं m डैश लिखूंगा तो m डैश क्या है आपका, m ब्रैकेट में r माइनस डी का होल क्यूब, सो यहाँ पे r माइनस डी का आपका होल क्यूब आ गया, एंड डिवाइड में आपका r क्यूब है ना, डिवाइड में आपका r क्यूब, और साथ में आपका क्या है डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो, साथ में आपका क्या है r माइनस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका है साथ में r माइनस डी इसका होल स्क्वायर, अपॉन में g की वैल्यू रख दो, g की वैल्यू क्या है, gm अपॉन में आपका r स्क्वायर, ठीक है। सो अब ये बड़ा सिंपल सा यहाँ पे, अब आपको कुछ नहीं करना है, gm से gm कैंसिल कर देना है, r स्क्वायर और यहाँ r क्यूब है तो एक r बच जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो r माइनस डी का क्यूब, r माइनस डी का स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा, एक r माइनस डी बच जाएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, आपका g डैश अपॉन में g इक्वल्स टू, g डैश अपॉन में g इक्वल्स टू, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। सो ये आपका फाइनली क्या आ गया, ये आ गया आपका g डैश अपॉन g इक्वल्स टू, ऊपर बचा आपका यहाँ पे r माइनस डी अपॉन में नीचे क्या बचा आपका, एक r बच गया, ओके। अब इसी को आप थोड़ा सा घुमा के लिख सकते हो, मैं इसको आगे करके दिखा देता हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे g डैश अपॉन में g इक्वल्स टू r माइनस डी अपॉन r माइनस डी अपॉन में r। अब आप क्या करिए, इस g को दूसरी तरफ ले जाइए, सो g डैश इक्वल्स टू g, अब r अपॉन r, अब r अपॉन r क्या होगा, 1 होगा, और ये d अपॉन r हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस d अपॉन r। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ स्मॉल g विद डेप्थ। तो ये आपकी जो g डैश है, अब g डैश क्या है आपका, g डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, और g क्या था आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो g था, और इस पॉइंट पे जो d डिस्टेंस नीचे था अर्थ के सरफेस से, इस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो क्या था आपका, g डैश था। तो इनके बीच में क्या रिलेशन आ गया, g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस डी बाई आर, ओके। अच्छा, अब एक हम स्पेशल केस लेके चलते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे एक स्पेशल केस लेते हैं। सो लेट अस टेक अ स्पेशल केस। वो स्पेशल देखिए केस क्या है, सो लेट अस टेक अ स्पेशल केस। सो वो स्पेशल केस है एट सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे, एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सेंटर पे क्या होगा, अर्थ के सेंटर पे आपका पता है जितना d होगा उतना आपका r हो जाएगा। भाई अगर आप अर्थ के सेंटर में जाते हो तो अर्थ के सेंटर में जितना रेडियस होगा उतना ही, अब अर्थ के सेंटर का मतलब क्या है, जो पॉइंट आप यहाँ पे ले रहे हो उस पॉइंट को आप अर्थ के सेंटर पे शिफ्ट कर दो। तो अगर आप इस पॉइंट को अर्थ के सेंटर पे शिफ्ट करते हो तो जितना डिस्टेंस यानी जो रेडियस ऑफ अर्थ होगा वही आपका कैपिटल D हो जाएगा। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये मेरी अर्थ है, ये मेरी अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है,
ये सेंटर है। अगर मैं उस पॉइंट को सेंटर में ले लूँ जिस पे मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, तो ये पॉइंट, अब देखिए, तो अर्थ के सरफेस से ये पॉइंट किस डिस्टेंस पे माना था मैंने, डी पे माना था ना, तो ये डी हो गया, और इसको मैं रेडियस भी कहता हूं, यानी इस पॉइंट पे डी और आर क्या हो जाएंगे आपके, सेम हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पे डी और आर आपके सेम हो जाएंगे, तो यहां से जी डैश क्या आएगा आपका, जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी और आर सेम हो जाएंगे, तो ये डी अपॉन डी हो जाएगा, और डी अपॉन डी कट के 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, यानी इट मीन्स इट इक्वल्स टू जीरो, यानी जी डैश आपका जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अर्थ के सेंटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो आपकी जीरो होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अर्थ के सेंटर में, सॉरी, अर्थ के सेंटर में, यानी कि अर्थ के सेंटर में, सो दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, सो दिस इज द सेंटर, सो एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो अर्थ के सेंटर में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो जीरो होती है, और सरफेस पे कितनी होती है, सरफेस पे होती है जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और आपको पता है सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और सेंटर में जीरो होती है। इसका मतलब यहाँ पे 9.8, यहाँ पे जीरो, इसका मतलब बीच में कम होगी। इसका मतलब ये होता है कि जब हम अर्थ के सरफेस से अंदर जाते हैं, यानी जब भी हम अर्थ के अंदर मूव करते हैं, तो जी की वैल्यू आपकी लगातार डिक्रीज होती है। और इसी तरीके से हाइट में भी सेम वेरिएशन है। अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, मान के चलिए ये आपका अर्थ का सरफेस है, अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, मान के चलिए मैं इतनी ऊपर आ जाता हूँ अर्थ के सरफेस से, तो यहाँ पे भी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है, जी होता है, वो आपका डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो जी होता है वो आपका कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं और अगर हम अर्थ के सरफेस से सेंटर की तरफ जाते हैं, तो दोनों केसेस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो आपकी डिक्रीज होती है। सरफेस पे होती है 9.8, ऊपर जाएंगे तो कम होगी और नीचे जाएंगे तो कम होगी, सेंटर में जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद हाइट एंड डेप्थ। ठीक है, सो वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।